Hello students, so today we will complete our series of the lecture series of the cloning vectors. ठीक है, आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, अब तो आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गया होगा ना कि क्लोनिंग वेक्टर मीन्स एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जिसे हम यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर क्यों, व्हीकल डीएनए क्यों कहते हैं हम क्लोनिंग वेक्टर को, ये मैंने बाद में हेडिंग में ऐड किया था। मैं आपको बताना भूल गई थी कि क्लोनिंग वेक्टर्स को व्हीकल डीएनए भी कहा जाता है। इस वर्ड से आप हमेशा याद रख सकेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर क्या है। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है जो फॉरेन डीएनए को कैरी करता है, ठीक है, और प्लस उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करके हमें देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, इसके क्या फीचर्स हैं, डेफिनेशन वगैरह, दैट ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड जो सबसे कॉमनली यूज क्लोनिंग वेक्टर्स हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी में, दैट इज प्लाज्मिड्स, उनको भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो प्रीवियस 3-4 लेक्चर्स थे वो प्लाज्मिड से रिलेटेड थे। एंड यू नो वी हैव स्टडीड अबाउट PBr 322 इन डिटेल, देन PUC सीरीज जिन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जिन प्लाज्मिड्स को डेवलप किया गया। एंड देन इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट TI प्लाज्मिड्स, है ना, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नाम के एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और वो बैक्टीरिया डाइकॉट प्लांट्स का पैथोजन है। तो हम उस बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करते हैं, पहले डिसआर्म करते हैं और फिर उसे एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा डिटेल अगर आपको देखनी है तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, क्योंकि उन्हीं को ये बातें नहीं समझ में आ रही होंगी जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है। ठीक है, ओके, तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम प्लाज्मिड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्लाज्मिड्स तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। आज हम बाकी के क्लोनिंग वेक्टर्स पूरे समझ लेंगे, क्योंकि अब जो क्लोनिंग वेक्टर्स आपको पढ़ने हैं उनकी डिटेल नहीं पढ़नी है बच्चों, सिर्फ थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानना है। ठीक है, तो वी विल डिस्कस टुडे बैक्टीरियोफेज। ओके, बैक्टीरियोफेज को मैंने आपको बताया था, इसको भी एज अ वेक्टर यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट। देन थर्ड इज द रेट्रोवायरसेस, है ना, रेट्रोवायरसेस, इसकी लिस्ट हम पहले भी बना चुके हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल्स में हमने बनाई थी। देन फोर्थ में मैंने आपको 2-4 वेक्टर्स के नाम और लिखवाए थे, बट क्योंकि उन वेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ना है आपको, तो यहाँ पर मैं अदर वेक्टर्स करके लिख रही हूँ। इसमें मैं आपको एक टेबल बनवा दूंगी जिसमें सारे दूसरे वेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो प्लाज्मिड्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। पहले स्टार्ट करते हैं हम बैक्टीरियोफेज से। ओके, तो यहाँ हम हेडिंग लिख देते हैं बैक्टीरियोफेज। वैसे बैक्टीरियोफेज के बारे में आप 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे, जब आप लोगों ने बच्चों वायरसेस के बारे में पढ़ा होगा, है ना। एक गलती जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स अभी भी करते हैं इस लेवल पर आकर भी, मतलब आप लोग 12th के एंड पर हैं, कि बैक्टीरियोफेज वर्ड पढ़ते ही आप इसे एक बैक्टीरिया समझ लेते हैं। ये गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। बैक्टीरियोफेज इज नॉट एट ऑल अ बैक्टीरिया। ये मोनिरा किंगडम में नहीं आता, ना इसके पास प्रोकैरियोटिक सेल है। जब भी बैक्टीरियोफेज आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में इस तरह का टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर आता है, पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में आपने, और उसमें आपने पढ़ा था कि इनके पास इनका एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि मोस्टली डीएनए है, कभी कभार कुछ बैक्टीरियोफेज में आरएनए हो सकता है, और ये जो चारों तरफ है ये इनका प्रोटीन कोड है कैप्सिड। तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर किसी बैक्टीरियल सेल का होगा क्या बच्चों? ये सेल है क्या कहीं भी? कहीं इसमें साइटोप्लाज्म हो, राइबोसोम्स हो? नहीं, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज इज नॉट अ बैक्टीरिया, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ अ वायरस। ठीक है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है बच्चों, जिसे सिंपली फेज भी कह दिया जाता है। बैक्टीरियोफेज कैन बी ऑल्सो कॉल्ड फेज। तो कभी कभार कहीं पे फेज वर्ड लिखा हुआ दिखे आप तो कंफ्यूज मत होना, इसको शॉर्ट में कभी कभार फेज भी कह देते हैं, जैसे फेज डीएनए। ओके, क्लियर। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? ये एक वायरस है, जनरली डीएनए वायरस है मोस्टली, कभी कभार आरएनए वायरस भी होता है। जैसे एक जेनेटिक्स में आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, है ना। क्यूबी बैक्टीरियोफेज क्या है? वो एक आरएनए वायरस में आता है, जबकि बाकी जितने भी आप पढ़ते हैं, लैम्बडा फेज, M13, T2 फेज, ये सब डीएनए वायरसेस हैं। ठीक है, क्लियर। ओके, ये सब हमें यहाँ नहीं लिखना, वो सब तो जेनेटिक्स की बातें हैं, यू हैव ऑलरेडी, या 11th में जब आपने बैक्टीरियोफेज पढ़ा होगा तब आपने ये सब चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ ये समझना है कि बैक्टीरियोफेज में ऐसी क्या खास बात है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट उसको एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होगा। इफ यू रिमेंबर कि बैक्टीरियोफेज कौन से वायरस होते हैं? जो बैक्टीरिया पे अटैक करें। इनके नाम में बैक्टीरियोफेज वर्ड जो आ रहा है, तो बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फेज मीन्स ईटिंग। बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस, अब खाने वाले का मतलब कोई मुंह तो है नहीं, स्वेलो तो करेंगे नहीं ये चीज़ को, खाने वाले इन द सेंस उनमें इन्फेक्शन करने वाले। भाई वायरस को क्या चाहिए? वायरस को खुद का नंबर बढ़ाने के लिए एक होस्ट सेल चाहिए।
तो अलग कुछ प्लांट वायरसेस होते हैं जो प्लांट पे अटैक करते हैं, एनिमल वायरसेस एनिमल पे अटैक करते हैं, और ये बैक्टीरियल वायरसेस हैं, यू कैन कॉल देम बैक्टीरियल वायरसेस, क्योंकि ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए एज अ होस्ट सेल किसको यूज करते हैं, बैक्टीरिया को। ठीक है, तो जो बैक्टीरियोफेज हैं बच्चों, जब ये अटैक करते हैं ना बैक्टीरिया पे, तो आपने पढ़ा होगा ये दो तरह से अटैक करते हैं, एक इनका लाइटिक साइकिल होता है और एक इनका लाइसोजेनिक साइकिल होता है। ठीक है, लाइटिक साइकिल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ये एक बैक्टीरियल सेल है तो जब ये इनसे अटैच होते हैं बैक्टीरियल सेल से और अपना जेनेटिक मटीरियल बैक्टीरियल सेल में डालते हैं, तो अंदर जाकर ये बैक्टीरिया के जो खुद का जो इस डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए, उसका लाइसिस कर देते हैं, उसको पीसेस में तोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर ये जिससे कि बैक्टीरियल सेल पर इनका कंट्रोल हो गया, बैक्टीरिया की सारी एनर्जी इनके लिए यूज होगी। ठीक है, और फिर ये रेप्लिकेट करने लगते हैं और खूब सारी कॉपीज बना लेते हैं अपनी, है ना, क्लियर। और फिर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन करके अपने प्रोटीन कोड्स बना लेते हैं, क्लियर, और बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस वजह से बैक्टीरियल सेल का लाइसिस हो जाता है एंड ऑल वायरसेस आर फ्री टू अटैक द न्यू बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, ये इनका लाइटिक पाथवे होता है जिसको इन्होंने क्यों यूज किया, अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और इस पूरे पाथवे में बैक्टीरियल सेल का लाइसिस हो गया। ठीक है, क्लियर। नाउ लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है, ये तो आपको पढ़ने में ऐसा लग नहीं रहा होगा कि इसका कोई बायोटेक्नोलॉजी में यूज है, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि हमें इन्हें एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करना है, जब होस्ट सेल कौन हो, बैक्टीरिया, तो अगर ये बैक्टीरियल सेल को खत्म कर देंगे, अगर होस्ट सेल ही लास्ट में मर जाएगी, तो फिर वो हमारे किस काम के, फिर तो क्लोनिंग वेक्टर किल थोड़ा करेगा होस्ट को, उसे तो ट्रांसफॉर्म करना है होस्ट को। इसलिए जो दूसरा पाथवे है इनका लाइसोजेनिक साइकिल, वो बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा यूजफुल है। लाइसोजेनिक साइकिल में ये क्या करते हैं कि जब ये किसी बैक्टीरियल सेल से अटैच होते हैं बच्चों, तो बैक्टीरियल सेल का जो खुद का क्रोमोसोम है, जो खुद का डीएनए है, ठीक है, ये मैं क्रोमोसोमल डीएनए बना रही हूँ ना कि प्लाज्मिड, ठीक है, तो ये इनका जब डीएनए अंदर जाता है तो ये डीएनए इस बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट बन जाता है। इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू द बैक्टीरियल जीनोम, जैसे एचआईवी ह्यूमन सेल में करता है, एग्जैक्टली वैसे। ठीक है, और फिर ये इनका पार्ट बन गया, फेज डीएनए बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट बन गया। अब जब बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लाई करती है, ये क्रोमोसोमल डीएनए है, तो आपको पता है जब भी बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करना है ये खुद को रेप्लिकेट करेगा, तो फेज डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, और फिर बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो जाएगी, फिर दोबारा से 2 से 4, 4 से 8, इस तरह बैक्टीरियल सेल बनती जाएंगी और फेज के डीएनए की भी मल्टीपल कॉपीज बनती जाएंगी। ऐसा क्यों करते हैं ये, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, बाद में जब इनका फेज डीएनए कई सारी बैक्टीरियल सेल्स में पहुंच जाता है, तो फिर ये बाद में लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाते हैं और फिर वापस से अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बट ये एक तरह से आप समझ लीजिए इनकी इनएक्टिव फेज है, जिसमें ये क्या कर रहे हैं, जिसमें ये बैक्टीरियल सेल में अपने डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं, जिससे पहले ये मल्टीपल सेल्स में पहुंच जाएं और फिर उन मल्टीपल सेल्स में साथ में मल्टीप्लाई करें। Got getting my point? तो ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है ना, इसको बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने सोचा कि हम क्या करें, फेज के डीएनए में कुछ ऐसा चेंज करें जिसकी वजह से फेज लाइसोजेनिक साइकिल तो शो करे। यानी जब जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये कोई जीन है फेज का जो लाइटिक पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइटिक पाथवे के लिए अलग सीक्वेंसेज होती हैं, लाइसोजेनिक पाथवे के लिए इसके डीएनए पर अलग सीक्वेंसेज होती हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया कि जो पाथवे जो लाइटिक पाथवे के लिए जो सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल है, उस पाथवे को हटाकर उसकी जगह डिजायर्ड जीन लगा दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और इन डिजाइन फेज, मैं कह सकती हूँ ना, इसको डिजाइन कर लिया, इन डिजाइन फेज को अटैक करवाया बैक्टीरियल सेल्स में, तो क्या होगा, वही अपना डीएनए भेजेंगे, डीएनए जाकर इससे अटैच हो जाएगा और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी तो बैक्टीरियल सेल में पहुंच जाएगा, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, बैक्टीरियोफेज के डीएनए पर अटैच है। ठीक है, तो जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे वैसे वैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन ये बैक्टीरियल सेल्स जिनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच चुका है, ये लाइटिक पाथवे में एंटर कभी नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि हमने बैक्टीरियोफेज के उस जीन सीक्वेंस को हटाया जो लाइटिक पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जब हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हुआ एक तरह का, यहाँ पे आपने बैक्टीरियल सेल्स में नया जीन एंटर करवा दिया ना, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स हैं इन्हें हमें आगे जाकर कल्चर करना है, हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, तो इसलिए क्या होगा,
कि इनको हमें ख़त्म तो करना नहीं है, तो लाइटिक पाथवे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब मैंने आपको क्यों बताया कि बाई चांस नीट में क्वेश्चन फ्रेम करने के ऊपर है, एग्जामिनर के ऊपर, बाई चांस कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बैक्टीरियोफेज को जब बायोटेक्नोलॉजी में एज अ क्लोनिंग वैक्टर यूज करते हैं तो विच पाथवे इज utilized by them या which pathway is used by them, तो they use the lysogenic pathway in which the DNA get integrated into the bacterial genome, जो कि लाइटिक पाथवे में नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर होता भी है, कई बार बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है कि लाइटिक पाथवे में कई बार क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, उसमें पहले एक बार फेज डीएनए अपना फेज का डीएनए एक बार इंसर्ट हो जाता है, फिर मल्टीपल कॉपीज कर लेता है और फिर उन कॉपीज के फिर उसके बाद बैक्टीरियल जीनोम का लाइसिस हो जाता है, उसके छोटे छोटे पीसेज हो जाते हैं जिससे फेज खुद की कॉपीज प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, क्लियर। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पे मैं आपको कि फेज ने ये सब करने के लिए, अपनी मल्टीपल कॉपीज करने के लिए लाइटिक साइकिल क्यों किया, बैक्टीरियल सेल को यूज़ क्यों किया, खुद ही कर लेता, क्योंकि ये इसके पास सेल नहीं है, अगर सेल नहीं है तो एंजाइम्स नहीं है, तो जो रेप्लिकेशन की मशीनरी है, जो प्रोटीन्स जो एंजाइम्स चाहिए वो वायरस के पास खुद के पास नहीं होते, तो दे यूज द बैक्टीरियल सेल फॉर यूजिंग देयर मशीनरी, इसलिए उनको बैक्टीरिया में जाना पड़ा। और उनके जो लाइसोजेनिक टाइप की प्रॉपर्टी है उसे बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने यूज किया, जिससे बैक्टीरियोफेज को किस में कन्वर्ट कर लिया, एक डिजाइंड वेक्टर बना लिया, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करके, और हम कह सकते हैं नाउ इट इज यूज्ड एज क्लोनिंग फैक्टर। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया बैक्टीरियोफेज का कॉन्सेप्ट, किस तरह से क्लोनिंग वेक्टर का काम करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम वो सब चीज़ें नहीं पढ़ रहे कि बट ऑब्वियस इसका डीएनए है तो इसमें ओराई, सेलेक्टेबल मार्कर्स, क्लोनिंग साइट्स, वो सब हमने प्लाज्मिड्स के रेफरेंस में पढ़ा था। बैक्टीरियोफेज के डीएनए पे भी कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ें होती होंगी, बट उन सब की डिटेल में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये तो क्लोनिंग वैक्टर के की फीचर है ना कि किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप क्लोनिंग वैक्टर की तरह यूज़ कर रहे हो तो ओराई भी होना चाहिए, हमें ये पता करने के लिए कुछ मेथड होना चाहिए कि हमारा डीएनए गया है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें भी बैक्टीरियोफेज में प्रेजेंट होती हैं उसके डीएनए में, तभी आप उसको यूज़ कर रहे हो। और एक सबसे डिजायर्ड फैक्टर ध्यान है, हाई कॉपी नंबर, तो ये ध्यान रखिएगा, मैं अभी लिखवा दूंगी आपको नोट्स में कि बैक्टीरियोफेज का जो कॉपी नंबर है ना वो प्लाज्मिड से भी ज़्यादा हाई होता है, यानी सिंगल बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड अपनी जितनी कॉपी करेंगे बैक्टीरियोफेज का डीएनए उससे ज़्यादा कॉपीज कर सकता है, इसलिए जो बैक्टीरियोफेज है उनको यूज़ किया जाता है एज अ क्लोनिंग वैक्टर। ठीक है, क्लियर। तो बैक्टीरियोफेजेस के हम ये पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है बैक्टीरियोफेज, दे आर वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स, है ना, विच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स। क्यों इन्फेक्ट करते हैं, टू इंक्रीज देयर नंबर, टू इंक्रीज देयर नंबर। ठीक है, देन दो पाथवे यूज करते हैं ये, दे यूज ईदर लाइटिक पाथवे, दे यूज ईदर लाइटिक पाथवे इन विच, पूरा नहीं पढ़ रहे हम, सिर्फ लिख रहे हैं उसके बारे में, इन विच बैक्टीरियल सेल इज लाइस्ड एट द एंड, और कौन सा पाथवे यूज करते हैं, और लाइसोजेनिक पाथवे, और लाइसोजेनिक पाथवे, इसमें क्या करते हैं, इन विच आप इसको बच्चों स्टेटमेंट की जगह इसको चार्ट की फॉर्म में भी लिख सकते थे, आई थिंक वो ज़्यादा इजी रहेगा याद करने के लिए। इसको मैं मिटाकर चार्ट की फॉर्म में लिख देती हूँ, दैट विल बी बेटर प्रेजेंटेशन, मतलब याद रखने के लिए भी इजी होता है। दे यूज टू टाइप्स ऑफ पाथवे फॉर दिस पर्पज, जो ऊपर हमने पर्पज लिखा है, फॉर दिस पर्पज। कौन से दो पाथवे हैं, वन इज लाइटिक पाथवे एंड अदर वन इज लाइसोजेनिक पाथवे। ठीक है, क्योंकि आप इनकी डिटेल तो 11th में पढ़ ही चुके हैं, तो हम सिर्फ शॉर्ट में लिख लेते हैं कि लाइटिक पाथवे में क्या करते हैं, ये लाइटिक पाथवे में दे इंक्रीज देयर नंबर बाय कॉजिंग लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, है ना, पूरा नहीं लिखा मैंने, सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया है। और यहां पर
लाइसोजेनिक पाथवे में क्या करते हैं, दे इंटीग्रेट देयर डीएनए, अपने डीएनए को इंटीग्रेट करते हैं किसके साथ, देयर डीएनए विद बैक्टीरियल जीनोम कॉल्ड, जब ये दोनों का इंटीग्रेशन हो जाता है ना बच्चों, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं प्रोफेज, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आप पढ़ चुके होंगे वैसे 11th में जब आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा, पर ठीक है, कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है लाइसोजेनिक पाथवे, इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया, ठीक है। तो दे इंटीग्रेट देयर डीएनए विद बैक्टीरियल जीनोम कॉल्ड प्रोफेज, ठीक है, एंड रेप्लिकेट अलोंग विद बैक्टीरियल सेल्स। तो हमारे काम का पाथवे कौन सा हुआ, ये वाला। पर वायरस ने ही पाथवे क्यों यूज किया, क्योंकि फिर फाइनली ये बाद में लाइटिक पाथवे में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। एंड रेप्लिकेट अलोंग विद बैक्टीरियल सेल अंटिल लाइटिक पाथवे स्टार्ट्स, जब तक लाइटिक पाथवे शुरू नहीं होता तब तक वो ये लाइसोजेनिक फेज में रहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में हमें क्या करना है, इस लाइटिक पाथवे को रोकना है, सिर्फ लाइसोजेनिक पाथवे को ही यूज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट use the mechanism of lysogenic pathway, इनके डायग्राम्स भी आपने पढ़ोगे ना बहुत अच्छे, लाइटिक और लाइसोजेनिक के, वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, फिर तो हम बैक्टीरियोफेज का पूरा लाइफ साइकिल ही पढ़ लेंगे, वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं याद आ रहा है तो एक बार अपने नोट्स रिवाइज करके देखिएगा, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज द मैकेनिज्म ऑफ लाइसोजेनिक पाथवे फॉर यूजिंग phage as cloning vectors, इसके लिए क्या किया इन्होंने, फॉर दिस दे रिप्लेस अनडिजायर्ड सीक्वेंस इन फेज डीएनए, फेज डीएनए में जो अनडिजायर्ड सीक्वेंस है ना, जिसकी वजह से वो लाइटिक पाथवे कॉज करेंगे, उसकी जगह उन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, दे रिप्लेस अनडिजायर्ड सीक्वेंस इन फेज डीएनए विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसकी जगह क्या लगा दिया, विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, thus converting द फेज इनटू, फेज को किसमें कन्वर्ट कर लिया, डिजाइंड फेज वेक्टर, आप इसको बोल सकते हैं डिजाइंड फेज वेक्टर, क्लियर, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरियोफेजेस का यूज हुआ, इट इज विजिबल टू यू, यस, ओके, ठीक है बच्चों, क्लियर। देन ये आप इसको नोट कर लीजिए, जैसे भी आप करते हैं पॉज करके या लेटर ऑन, ठीक है, स्नैपशॉट लेकर अभी। और फिर मैं लास्ट में लिख देती हूँ कि बैक्टीरियोफेज का एडवांटेज क्यों है, ये सारी मेहनत क्यों की गई, जब ऑलरेडी प्लाज्मिड्स हमारे पास अवेलेबल थे फॉर यूजिंग एज अ क्लोनिंग वेक्टर, तो बैक्टीरियोफेज को क्यों चूज किया साइंटिस्ट ने, इसको एक दूसरे ऑप्शन की फॉर्म में क्यों चूज किया गया, इसका स्नैपशॉट ले लिया आप लोगों ने, इसको रब कर दें, डन, ओके। तो लास्ट में इसके एडवांटेज लिख लीजिए, वाई बैक्टीरियोफेज इज एडवांटेजियस ओवर प्लाज्मिड्स। Last point is advantages of phage DNA over plasmids. क्या एडवांटेज हैं, फर्स्ट, फेज डीएनए शो हाई कॉपी नंबर, एक तो इनमें जो ओराई सीक्वेंस होती है वो इस तरह से होती है कि इनका कॉपी नंबर हाई है, आपको ध्यान है कॉपी नंबर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, हाई कॉपी नंबर के लिए कौन सी सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल होती है, ओराई, ठीक है। और बट ऑब्वियस इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन तो प्लाज्मिड भी करता है और फेज भी करता है, तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, क्रोमोसोमल डीएनए पर इसको डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, ठीक है। एंड देन फेज डीएनए शो हाई कॉपी नंबर, एक एडवांटेज तो ये हो गया। देन फेज नहीं लिखते हम, यहाँ पे लिखते हैं
जैसे आप यहाँ पे प्लाज्मिड्स में आप सेलेक्टेबल मार्कर को यूज़ करते थे ना ये डिसाइड करने के लिए कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नहीं, ऐसे ही जो फेज डीएनए में जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं पता लगाने के लिए कि बैक्टीरियल सेल में डिजायर्ड जीन गया है या नहीं, उसको डिटेक्ट करना ईजी है, ठीक है। तो दे कैन बी डिटेक्टेड ईजीली, ठीक है। जैसे प्लाज्मिड में थोड़ा सा डबल प्लेटिंग मेथड पढ़ा हमने, तो उस तरह के कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स यहाँ नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बच्चों यस, एक एडवांटेज ये भी है फेज के डीएनए का कि जैसे प्लाज्मिड जो होता है उसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आप ऐड करते हैं, जो डीएनए फ्रेगमेंट ऐड करते हैं ना, उसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि प्लाज्मिड्स ऑलरेडी बहुत डायग्राम बनाते वक्त तो आप उनको बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं, बट आप सोचिए प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है, बैक्टीरियल सेल का खुद का ही साइज कितना सा होता है, तो प्लाज्मिड का साइज कितना कम होगा, है ना। तो प्लाज्मिड्स में मैक्सिमम 7 या 8 KB तक का डीएनए फ्रेगमेंट ही एंटर कराया जा सकता है, KB किलोबाइट, ठीक है। बट ये जो है फेज जो है, इनके डीएनए में क्या होता है, इनका डीएनए लीनियर है, तो इनके डीएनए पर हम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा सेगमेंट, लगभग आप समझ लीजिए 10 से 25 KB तक का डीएनए सेगमेंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये रेंज ज़्यादा याद नहीं रखनी, इन पे क्वेश्चंस नहीं आते, बट ये पूछा जा सकता है कि हाँ लार्जर डीएनए की प्लाज्मिड और फेज को कंपेयर करें तो दोनों में से कौन लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट को कैरी करेगा, ठीक है। तो थर्ड एडवांटेज हम इनका लिख लेते हैं, दे कैन कैरी लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स। कितने लार्ज, ज्यादा भी नहीं, लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स मींस 10 to 25 KB, ठीक है, इन कंपेयर टू प्लाज्मिड्स, ओके। विच कैरी, प्लाज्मिड किसको कैरी करते हैं, विच कैरी 0.4 से 8 KB अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये सब रेंजेस आपको अलग अलग बुक्स में थोड़ी वेरी करती हुई मिलेंगी, ठीक है। बस ये सिर्फ आपको आइडिया लेने के लिए लिखवाई है मैंने, जिससे आपको ध्यान रहे कि हाँ फेज डीएनए ज्यादा बड़े डीएनए फ्रेगमेंट को कैरी कर सकता है, क्योंकि अभी आप कॉस्मिड फेजमिड पढ़ेंगे ना, वहां फिर से ये एडवांटेज आएगा कि दे कैरी लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कितना लार्ज कैरी कर रहा है और कौन किससे ज्यादा कर रहा है, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फेज डीएनए यूजिंग क्लोनिंग वेक्टर ओवर प्लाज्मिड्स, ठीक है। इसको भी स्नैपशॉट ले लीजिए, यू हैव टू नोट डाउन इट। और हाँ, यहाँ पर हम वो भी लिख देते हैं कॉमनली यूज्ड फेज, कॉमनली एग्जाम्पल्स कौन से हैं। वैसे तो अलग अलग फेजेस को अलग अलग टेक्निक्स में यूज किया जाता है, फिर भी कॉमन एग्जाम्पल्स जो हैं, एग्जाम्पल्स करके लिख देते हैं हम। एक तो लैम्बडा फेज जो आप कई जगह पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और एक आप याद रखिएगा बच्चों M13 बैक्टीरियोफेज, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी कई सारे हैं, बट ये दो कॉमन एग्जाम्पल हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द बैक्टीरियोफेज एज अ क्लोनिंग वेक्टर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा थर्ड, दैट इज रेट्रोवायरस। लेट मी रब इट। हाँ जी, तो प्लाज्मिड्स हमने पढ़ लिए हैं, बैक्टीरियोफेज हमने पढ़ लिए हैं, अब आते हैं हम रेट्रोवायरसेस पर। रेट्रोवायरस को भी एज अ वेक्टर यूज करते हैं। पहले ये बताओ रेट्रोवायरस होते क्या हैं, ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान है। रेट्रो मीन्स जो रिवर्स कुछ प्रोसेस शो करें, रेट्रो थीम बोलते हैं ना हम, पुराने टाइम की, एंशियंट टाइम की। तो रेट्रोवायरस ऐसे आरएनए वायरस होते हैं, सारे आरएनए वायरस नहीं, सिर्फ वो आरएनए वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए तो है ही, उसके साथ एक स्पेशल एंजाइम हो। आप पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको एड्स के वायरस के बारे में पढ़ाया था, HIV, है ना, तो इनके पास एक स्पेशल एंजाइम होता है बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इस एंजाइम की मदद से दे कैन डू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन तो आप सबको ही पता है क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना। इसीलिए मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने से पहले आपको कहा था कि जेनेटिक्स क्लियर होना जरूरी है। बहुत सारी जगह बायोटेक्नोलॉजी में आपको जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो जेनेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए का बनना। तो जिन वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और इन्हें अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए एक ऐसी होस्ट सेल में अपने जेनेटिक मटेरियल को भेजना है, जिस होस्ट सेल में क्या हो, अगर न्यूक्लियस बना रही हो तो बट ऑब्वियस ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल की तरह नहीं बनाते हम इसको, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मान लीजिए एक दूसरी सेल है, होस्ट सेल, यूकैरियोटिक, ठीक है, क्योंकि रेट्रोवायरसेस किसको अफेक्ट करते हैं, दे आर द वेक्टर्स फॉर
प्लांट्स एंड एनिमल्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अफेक्ट भी प्लांट्स और एनिमल्स को करते हैं, तो इनको तभी वेक्टर की तरह यूज किया जाता है जब हमारी होस्ट सेल प्लांट या एनिमल सेल हो, ठीक है। प्लांट के रेट्रोवायरस अलग होते हैं, एनिमल्स के रेट्रोवायरस अलग होते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि रेट्रोवायरस जनरली पैथोजेनिक वायरसेस होते हैं, जनरली क्या हमेशा, ये जब भी किसी सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए करते हैं। जो बहुत सारे कैंसर कॉजिंग वायरसेस है ना, वो सभी रेट्रोवायरस की कैटेगरी में ही आते हैं। HIV तो है ही आपका कॉमन एग्जाम्पल। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि इनके पास क्या स्पेशल मैकेनिज्म है कि ये पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं सेल में, और अब जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो DNA है, ठीक है, तो RNA तो DNA से अटैच हो नहीं सकता, क्योंकि वायरस का अल्टीमेट मैकेनिज्म क्या है, दे हैव टू इंटीग्रेट देयर जेनेटिक मटेरियल टू द होस्ट जीनोम। तो इसलिए ये पहले क्या करते हैं, अपने RNA से एक DNA बनाते हैं, जिसको आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री DNA। पढ़ा था आप लोगों ने, ओके। तो ये प्रोसेस को कहते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी RNA से DNA का बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये वही RNA वायरस कर सकते हैं जिनके पास ये स्पेशल एंजाइम हो, इसी एंजाइम से ये प्रोसेस पॉसिबल है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री DNA, ठीक है। और फिर इस DNA को ये न्यूक्लियस के अंदर भेजकर इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से होस्ट के जीनोम में अटैच कर देते हैं। ये सब आप बहुत अच्छे से HIV के रेप्लिकेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लियर। अब इनका DNA होस्ट DNA का पार्ट बन गया, फिर ये होस्ट सेल को यूज करेंगे अपने लिए ज़रूरत की पहले RNA बनाएंगे, फिर प्रोटीन्स बनाएंगे, फिर कवरिंग्स बनाएंगे, और बहुत सारे नए वायरस प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो वायरस ने, रेट्रोवायरसेस अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि इनके पास खुद की सेल नहीं है, तो ये प्लांट या एनिमल सेल्स को यूज करते हैं फॉर मल्टीप्लाइंग देमसेल्फ। जैसे बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया आपको कर रहे थे, अभी आपने जो हेडिंग डाली थी ना बच्चों बैक्टीरियोफेज, वहां ब्रैकेट में लिख देना वेक्टर्स फॉर बैक्टीरियल सेल्स। और रेट्रोवायरस किसके लिए है, जब प्लांट या एनिमल सेल में आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है, क्लियर। ये इनका जनरल मैकेनिज्म समझ में आ गया। तो अब रेट्रोवायरसेस को क्या करा बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने, वही सेम कॉन्सेप्ट, इनको भी डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर में कन्वर्ट किया। कहाँ पढ़ाया था मैंने ये वर्ड आप लोगों को बच्चों, यस, एग्रोबैक्टीरियम में, ध्यान है। जब हमने एग्रोबैक्टीरियम के TI प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में ही, तो वहां मैंने आपको बताया था कि TI प्लाज्मिड पे जो tDNA सीक्वेंस है वो एक पैथोजेनिक सीक्वेंस है, उसको हटाया और उसकी जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाया और उन बैक्टीरिया का अटैक करवा दिया प्लांट सेल्स में। तो बस वही यहाँ पे करना है। इस रेट्रोवायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, इसमें पूरी तो डिजीज कॉजिंग सीक्वेंस होगी नहीं, इसमें बट ऑब्वियस कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी जिसकी वजह से ये होस्ट सेल में जाकर क्या करते हैं, इंटीग्रेट तो करवाना है हमें, तो उस सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना जो इंटीग्रेशन करवाए। यहाँ तक का प्रोसेस तो चाहिए हमें, इंट्रोडक्शन ऑफ DNA, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ RNA, देन कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाना, फिर उसे अटैच करना। तो ये सारी सीक्वेंसेस तो वैसी की वैसी रहनी चाहिए रेट्रोवायरस पे, ठीक है। बट जिसकी वजह से ये होस्ट सेल का लाइसिस करता है लास्ट में, है ना, वो सीक्वेंस हमें नहीं चाहिए, ओके, क्योंकि होस्ट सेल को हम खत्म थोड़ी ना करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट। तो इसलिए RNA वायरस में, मतलब ये रेट्रोवायरसेस में, पहले उस सीक्वेंस का पता करा जाता है कि कौन सी अनडिजायर्ड सीक्वेंस है, ठीक है, और उस अनडिजायर्ड सीक्वेंस को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे बच्चों, जीन ऑफ इंटरेस्ट। और बस हो गया काम, जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया आपने उसकी जगह। अब क्या होगा, अब ये जो मॉडिफाइड रेट्रोवायरसेस हैं इनका इन्फेक्शन करा दो। कल्चर है प्लांट सेल्स का हमारे पास या एनिमल सेल्स का एम्ब्रियो कल्चर है, और जब ये अपने जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करेगा और फिर जाकर अपनी कॉपी बनाएगा और DNA को अटैच कराएगा, तो क्या होगा, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो होस्ट सेल में एंटर कर जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये सब तो एंटर कर ही चुके, और अब ये अंदर जाकर अपनी कॉपीज नहीं बनाएगा, क्योंकि आपने इसका वो जीन डिस्टर्ब कर दिया था जिसकी वजह से ये खुद के ज़रूरत की प्रोटीन्स या खुद की कॉपीज बनाता है। अब ये DNA जो है वो होस्ट के जीनोमिक DNA का एक पार्ट है, ठीक है, और होस्ट में क्या हो चुका है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स। होस्ट सेल में आपने किसको एंटर करा दिया, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। इसमें कहीं ना कहीं आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच कर दिया था ना, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, हो सकता है उस जीन को, क्योंकि ये एक RNA है तो डायरेक्टली जीन को अटैच ना करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री RNA सीक्वेंस ऐड किया होगा उसने, अंदर जाकर जब DNA बनाया होगा तो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी ऑलरेडी बन गई होगी, ठीक है, और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें पहुंच गया। नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ होस्ट जीनोम, तो होस्ट मॉडिफाई हो गया। तो यहाँ पर आपने रेट्रोवायरस को भी किसकी तरह यूज किया बच्चों, एज अ
क्लोनिंग वैक्टर एज अ व्हीकल डीएनए। ठीक है, क्लियर। तो इसके बारे में भी हम ये 2-3 पॉइंट्स लिख देते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमें ध्यान रहेगा। रेट्रोवायरसेस, दे आर RNA viruses, RNA वायरस हैं ये, दे आर RNA viruses which show रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना, जो इनका स्पेशल मैकेनिज्म है वो क्या है, which show रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्यों कर पाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, विच एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स, ये सब तो आप उसमें जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो थोड़ा सा पता होना चाहिए हमें। ठीक है, ड्यू टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्लियर। देन तो क्या करेंगे यहाँ पर हम इन रेट्रोवायरसेस को यूज करेंगे बाय रिप्लेसिंग देयर अनडिजायर्ड जीन विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो और हाँ, दूसरी बात, इन्हें क्यों यूज किया हमने बायोटेक्नोलॉजी में? क्योंकि ये भी अपना जेनेटिक मटेरियल पहले डिलीवर करते हैं होस्ट सेल में और फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये पॉइंट भी हम लिख देते हैं, दे डिलीवर देयर जेनेटिक मटेरियल, जो कि आरएनए होता है, ठीक है, इनटू होस्ट सेल एंड इंटीग्रेट इट विद जीनोम ऑफ होस्ट, है ना। तो एक तरह से ये भी तो जेनेटिक इंजीनियर्स ही तो हैं, ये सब, ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स हैं, हमने इनको मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, जैसे वहां पे एग्रोबैक्टीरियम ने आपने कहा था वो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है प्लांट्स का, तो रेट्रोवायरसेस प्लांट और एनिमल सेल्स के लिए हो गए, पैथोजेनिक भी हैं। जब भी ऐसा करेंगे तो कोई ना कोई होस्ट को नुकसान तो होगा ही। ठीक है, क्लियर। into host cell and integrate it with genome of host, causing its transformation, causing its ultimately transformation। तो वैसे भी कर ही रहे हैं ये, बस अब की बार बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने इन्हें इस तरह मॉडिफाई कर दिया कि ये वो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जो हम चाहते हैं, ना कि खुद के लिए। ठीक है, तो रेट्रोवायरसेस आर मॉडिफाइड इनटू, किसमें बदल लिया हमने इन्हें? आर मॉडिफाइड इनटू disarmed pathogen vectors, disarmed pathogen vectors। ठीक है, कैसे बदला? by replacing disease causing sequence, जो इनकी disease causing sequence है ना, जिसकी वजह से डिजीज हो रही है, जो भी डिजीज करते हैं whatever, by replacing disease causing sequence with gene of interest। ठीक है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट से। क्लियर। एग्जाम्पल क्या है? कौन से रेट्रोवायरसेस कॉमनली यूज होते हैं? जैसे कैंसर कॉजिंग वायरसेस। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है ट्यूमरस सेल्स, है ना, दे कन्वर्ट द नॉर्मल सेल्स इनटू ट्यूमर सेल्स। तो जो कैंसर कॉजिंग रेट्रोवायरस है, आपने पढ़े थे ना एग्जाम्पल, एब्स्टीन बार वायरस, वहाँ पे मैंने कैंसर में पढ़ाए थे 2-3 एग्जाम्पल्स आपको, ईबी वायरस और HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो उन सभी को बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज अबाउट द रेट्रोवायरसेस। इसका कोई डायग्राम वगैरह कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। तो रेट्रोवायरसेस हमने पढ़ लिए। अब आते हैं हम लास्ट में जो दूसरे कुछ वेक्टर्स हैं जिनके बारे में बिल्कुल भी डिटेल आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ उनका नाम ज़्यादा से ज़्यादा नीट में पूछा जाता है। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको उसका मीनिंग क्या है या उसका कोई भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बता दूंगी जिससे आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो इन अदर वेक्टर्स में सबसे पहले आते हैं ट्रांसपोजोन्स। मैंने आपको जब एग्जाम्पल्स लिखवाए थे तब वहाँ लिखवाया था, और अब वैसे भी जेनेटिक्स में बच्चों ट्रांसपोजोन्स के बारे में पढ़ चुके होंगे। जंपिंग जीन्स, है ना, इस तरह के कुछ जीन्स होते हैं जिनकी लोकेशन, जो अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन डीएनए टू अनदर। ठीक है, इनको डिटेल में यहाँ मैं नहीं समझाऊंगी, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ट्रांसपोजोन्स जो हैं वो क्लोनिंग वैक्टर की तरह यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ये कैपेसिटी है, जो ट्रांसपोजोन जो जीन है वो एक डीएनए से दूसरे डीएनए पर जा सकता है, यानी अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो आप मान लीजिए कोई डिजायर्ड, किसी ट्रांसपोजोन में कोई डिजायर्ड सीक्वेंस है जिसे आप किसी दूसरे होस्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप उस सीक्वेंस को होस्ट में भेजेंगे और वो होस्ट के डीएनए से जाकर अटैच हो जाएगी, क्योंकि इट शो द टेंडेंसी टू जंप फ्रॉम वन डीएनए टू अनदर। ठीक है,
तो ट्रांसपोजोन्स में सिंपली हम लिख लेते हैं दे आर डीएनए सीक्वेंसेस, दे आर, और हाँ ये रेप्लिकेट भी कर सकती हैं खुद को, वो तो किसी भी क्लोनिंग वैक्टर के लिए जरूरी है। क्लोनिंग वैक्टर में जब तक ओराई नहीं होगा तब तक वो क्लोनिंग वैक्टर होगा ही नहीं। तो दे आर डीएनए सीक्वेंसेस विच कैन रेप्लिकेट, चाहे ये एक चाहे ये जीन की सीक्वेंस है बट उसमें ओराई प्रेजेंट है, ठीक है। दे आर डीएनए सीक्वेंसेस विच कैन रेप्लिकेट एंड मूव फ्रॉम वन डीएनए टू अदर, हेंस यूज्ड एज क्लोनिंग वैक्टर, ठीक है। क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है तो आप इन्हें क्लोनिंग वैक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग इनकी डिटेल में मत जाना बच्चों ज़्यादा, कोई भी आपसे 12th में तो खैर बोर्ड एनसीईआरटी में तो इनका नाम ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ बैक्टीरियोफेज, रेट्रोवायरस और प्लाज्मिड्स के बारे में ही है। बट नीट में कभी कभार ऑप्शंस में आ जाते हैं ये कि इनमें से कौन क्लोनिंग वैक्टर है, इनसे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आ जाता है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर इनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। देन सेकंड है कॉस्मिड्स। ये नाम आपने शायद अगर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करते हैं, आप करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं कॉस्मिड आपको मिल जाएगा। कॉस्मिड क्या होता है बच्चों, ये एक तरीके का ना हाइब्रिड प्लाज्मिड मान सकते हो आप इसे। प्लाज्मिड तो आप सबने पढ़ ही लिया है ना। तो अगर मान लो कोई भी एक प्लाज्मिड है मेरे पास और मैं उस प्लाज्मिड में क्या करूं, एक कॉस साइट होती है। किस में होती है कॉस साइट? जो फेज होता है, लैम्बडा फेज जो होता है, मान लीजिए लैम्बडा फेज है, तो इस लैम्बडा फेज का जो डीएनए है उस डीएनए में एक पर्टिकुलर साइट होती है जिसको कॉस साइट कहा जाता है, ठीक है। कॉज यहाँ पे कोहेसिव साइट को कोहेसिव एंड्स को बताती है, ये कुछ कोहेजन में हेल्प करती है, कुछ एंड्स को पकड़ने में, ठीक है। उससे ज़्यादा डिटेल नहीं देखनी है आपको। तो इस कॉस साइट को निकाला जाता है फेज के डीएनए से और प्लाज्मिड के डीएनए के साथ इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक जो हाइब्रिड प्लाज्मिड बन गया जिसमें प्लाज्मिड भी है और फेज डीएनए की कॉस साइट वाली सीक्वेंस भी है, इस हाइब्रिड प्लाज्मिड को कहा जाता है कॉस्मिड और फिर इसे यूज किया जाता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर। क्योंकि इसमें प्लाज्मिड है तो सारे फीचर्स तो होंगे ही, और जो हमें कॉस साइट चाहिए थी, जनरली इसका यूज ये है कि ये अगेन जो बैक्टीरियोफेज हमने पढ़ा था कितने साइज तक के फ्रेगमेंट को क्लोन कर सकता है, 10 to 25 kb। ये उससे भी बड़ी सीक्वेंसेस को लगभग मान लीजिए 30 से 50 या 30 से 45 kb तक के डीएनए सीक्वेंसेस को कैरी कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल कॉस साइट, ठीक है। तो ये पर्पज है इसे बनाने का। तो व्हाट इज कॉस्मिड? कॉस्मिड इज द कॉस साइट ऑफ लैम्बडा फेज डीएनए प्लस प्लाज्मिड, ठीक है। अगर प्लाज्मिड पर कौन सा प्लाज्मिड वो नहीं, वो डिपेंड करेगा किस टेक्निक के लिए कैसे मॉडिफिकेशन करना है। तो जिस भी प्लाज्मिड में इस कॉस साइट को ऐड किया जाएगा उसे प्लाज्मिड ना कह के कॉस्मिड कह दिया जाएगा, ठीक है। और कहाँ यूज किया जाता है इन्हें? दे आर यूज्ड टू कैरी लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब वो कितने लार्ज हो सकते हैं? लगभग 30 to 45 kb, ठीक है। मैं आपको कह रही हूँ ना, ये रेंज आपको याद नहीं रखनी है बच्चों, ये सिर्फ आइडिया देने के लिए है आपको, जिससे आप ध्यान रख सके कि अच्छा हाँ इतना तक डीएनए, ये डिफरेंसेस हैं इनमें बेसिक, ठीक है। इसके लिए बस आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज अबाउट कॉस्मिड। इसी से एक मिलता जुलता टर्म है बच्चों फेजमिड, ठीक है। द नेक्स्ट इज फेजमिड, FPHAGE, फेजमिड। इसमें भी नाम से पता चल रहा होगा आपको। फेज यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ तो हम लैम्बडा फेज के डीएनए से सिर्फ कॉस साइट को निकाल रहे थे, यहाँ जो भी फेज हम यूज कर रहे हैं ना उस सारे फेज का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, वो समझने के लिए मैं आपको बना रही हूँ, ठीक है। तो जिस भी फेज को यूज कर रहे हैं उस फेज का पूरा डीएनए ले लिया जाता है। उस डीएनए में कुछ ऐसी डिजायर्ड बातें होती होंगी जो हमें प्लाज्मिड में चाहिए, तो हमने क्लोनिंग वेक्टर को ही मॉडिफाई कर लिया। कैसे? फेज के डीएनए को निकाला और उसको प्लाज्मिड के साथ, उसको जो भी हमारा प्लाज्मिड है जिसमें हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं उस प्लाज्मिड में उस पूरे फेज डीएनए को ऐड कर दिया। तो इस तरह से जो प्लाज्मिड बना दैट इज कॉल्ड फेजमिड। और अगेन इसका भी सेम यूज है टू कैरी लार्जर डीएनए। ये जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं ना, अलग अलग क्लोनिंग वैक्टर्स बनाए जा रहे हैं, तो इनमें एक तो कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का भी फर्क होता होगा कि किसमें कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, ठीक है। और प्लस जितने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स को इंसर्ट करने की जरूरत पड़ी तो उनके लिए नए नए क्लोनिंग वैक्टर्स डिजाइन करे गए कि जितना बड़ा पीस होगा उसके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मिड है उसे भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट इज फेजमिड? फेजमिड इज द फेज डीएनए, पूरा फेज डीएनए लिया है, यहाँ सिर्फ कॉस साइट ली थी। और कौन सा फेज डीएनए लिया है? वैसे तो कोई भी ले सकते हैं बट यूजुअली इसमें लिया जाता है M13,
यूजुअली M13, ठीक है। तो फेज डीएनए प्लस प्लाज्मिड, ठीक है, इज कॉल्ड फेजमिड, ध्यान रहेगा, फेजमिड, ठीक है बच्चों। देन कहाँ यूज होता है, ये भी सेम यूज है जो कॉस्मिड का है, दोनों के लिए जैसे नीट में क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मिड्स आर यूज्ड टू कैरी लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ साइज अप टू 45 kb, तो आपको कॉस्मिड एंड फेजमिड साथ में दिया है, तो आपको साथ में चूज करना है, ठीक है। दे आर यूज्ड टू कैरी लार्जर डीएनए सीक्वेंसेस और फ्रेगमेंट्स, ठीक है। इनका साइज एग्जैक्टली इनका साइज भी लगभग इसी के बराबर रेंज का ही होता है, 30 to 50 kb, ओके, क्लियर। देन नेक्स्ट इस टेबल का स्नैपशॉट लीजिए सो दैट आई कैन रब इट। उसके बाद हम नेक्स्ट 2 इसी टेबल में ऐड करेंगे, 2 वेक्टर्स और रह गए हमारे, BAC और YAC, डन, ओके ओके। देन नेक्स्ट है हमारा 4th इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। कहीं पढ़ा था क्या ये वर्ड बच्चों आप लोगों ने? HGP ध्यान है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वहां आया था। दे आर यूज्ड एज क्लोनिंग वैक्टर्स, है ना। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है ना, उसको आर्टिफिशियली कुछ मॉडिफिकेशंस उसमें किए जाते हैं, तो एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्रिएट किया जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है सिंपली बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। दे आर स्पेशली डिजाइंड, कोई भी आपसे इनकी डिटेल नहीं पूछेगा, दे आर स्पेशली डिजाइंड बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। पर्पस वही है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स टू कैरी या क्लोन लार्जर डीएनए सीक्वेंसेस। और वो कितनी लार्ज हो सकती हैं? जनरली ये यूज करते हैं बच्चों, इसका जस्ट अ मिनट, 50 से 300 kb साइज तक, 50 से 300 kb साइज का अगर फ्रेगमेंट है ना, तो उसे BAC के थ्रू क्लोन कर सकते हैं। और ये भी आपको ध्यान होगा, इसको और कहाँ यूज किया गया था? दे आर यूज्ड इन HGP, रिमेंबर, दे आर यूज्ड इन HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्लियर। देन नेक्स्ट लास्ट है हमारा YAC, यीस्ट। अभी तक यीस्ट का नाम हमने कहीं नहीं पढ़ा, बट अब आया है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब ईस्ट कौन सा? वही जो आपका ब्रूअर्स यीस्ट और बेकर्स यीस्ट है ना, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, तो बस उसके डीएनए में कुछ खास बात मिली होगी बायोटेक्नोलॉजिस्ट को, हमें नहीं पढ़नी है। उसका डीएनए उठाया और बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है ना, उसके साथ मर्ज किया, ठीक है, एक तरह से अगेन मॉडिफिकेशन किया प्लाज्मिड में, बट अब की बार यीस्ट के डीएनए को अटैच किया जा रहा है यहाँ पे। तो उस तरह से जो एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो इट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड, इट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्लोनिंग वैक्टर। क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्यों बोला? क्योंकि आप क्लोनिंग वैक्टर में ही ऑलरेडी 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ऐड कर रहे हैं। इट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्लोनिंग वैक्टर बाय लिंकिंग या लाइगेटिंग, किसको लाइगेट कर रहे हैं? यीस्ट डीएनए। कौन सा यीस्ट? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना बच्चों, 1 मार्क क्वेश्चन में भी आता है बोर्ड्स में, तब आप लोगों को स्पेलिंग नहीं ध्यान रहती है, ठीक है। तो इट इज जेनेटिकली इंजीनियर, इसमें नहीं आएगा, YAC में नहीं पूछेंगे, उसमें बेकर्स यीस्ट और ब्रूअर्स यीस्ट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्लोनिंग वेक्टर बाय लिंकिंग यीस्ट डीएनए अलॉन्ग विद, किससे लिंक करते हैं? बैक्टीरियल प्लाज्मिड, बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ठीक है। और ये कहाँ पढ़ा था हमने? अगेन it was used in HGP, it was used in HGP। और एक यूज और पढ़ा था, इसका याद आ रहा हो तो आपको, कहीं जब वैक्सीनेशन पढ़ा था हमने, तब वहां पढ़ा था कि जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाए जाते हैं उनमें भी वैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनाया गया था बच्चों, वो YAC को ही यूज करके बनाया गया था। तो जस्ट हम को रिलेट कर पाएंगे, तो हम यहाँ भी इसका यूज लिख लेते हैं। इट वॉज यूज्ड
मतलब अभी भी जब भी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनता है तो YAC को यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड टू क्रिएट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन. किसका वैक्सीन? ऑफ हेपेटाइटिस बी. ये क्लोनिंग वेक्टर की तरह ही तो यूज किया है उस टेक्निक में इसको, ठीक है. तो क्योंकि हम इसको एज अ क्लोनिंग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हमने इसका ये यूज भी यहाँ लिख दिया. सो दिस इज अबाउट द ऑल कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर्स. जितने भी मतलब ऑल तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में तो बहुत लंबी लिस्ट है बच्चों क्लोनिंग वेक्टर्स की, बहुत सारे, और हर वेक्टर को डिटेल में पढ़ते हैं जो लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है. तो बट यहाँ पर जो हमारे अकॉर्डिंग है, हमारे लेवल की चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की, ठीक है. इसके बाद लास्ट में लेक्चर खत्म करने से पहले एक छोटी सी टर्म मुझे और बतानी है आपको, दैट इज एक्सप्रेशन वेक्टर. कभी 1 2 3 4 बार नीट में इस टर्म पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ क्या होता है. आप इस टेबल का एक बार स्नैपशॉट लीजिए. डन? ओके, पहले इसको रब कर लेते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको. हाँ जी, तो लास्ट में हम एक आप नोट डालिएगा बच्चों इसके लिए. क्लोनिंग वेक्टर्स अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बट लास्ट में हम एक टर्म के बारे में लिख रहे हैं जो कभी कभार नीट में पूछ लिया जाता है. एम्स का एग्जाम अब नीट में मर्ज हो गया, वरना पहले एम्स में भी कई बहुत कॉमनली इस पे क्वेश्चन आते थे. एक्सप्रेशन वेक्टर्स. वैसे ये कोई नई कैटेगरी नहीं है वेक्टर्स की. एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होते हैं? एक्सप्रेशन वेक्टर एक तरह के क्लोनिंग वेक्टर ही हैं, ठीक है. तो जो ऐसा, बस आप यूँ समझ लीजिए कि एक्सप्रेशन वेक्टर का मतलब ये है कि अगर कोई क्लोनिंग वेक्टर में जो भी जीन आपने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे ये प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड से आपने जैसे इंसुलिन कोडिंग जीन आपने इसमें इंसर्ट किया, तो जब ये अपनी होस्ट सेल में जाएगा तो इसने इस जीन को क्या किया? होस्ट सेल में एंटर लेकर तो आया ही आया, प्लस ये अंदर जाके खुद को एक्सप्रेस भी करना चाहिए. इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और उससे इस होस्ट सेल के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होना चाहिए. तो इस केस इस तरह का जो क्लोनिंग वेक्टर है जो होस्ट में जाकर खुद को एक्सप्रेस भी करेगा, खुद को मतलब क्लोन जीन जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया है उसको एक्सप्रेस भी करेगा, तो आप उस तरह के क्लोनिंग वेक्टर को एक्सप्रेशन वेक्टर कहते हैं. और ज़्यादातर जो प्लाज्मिड्स हैं वो एक तरीके के एक्सप्रेशन वेक्टर ही हैं. अब आप कहेंगे मैम फिर वो कौन से क्लोनिंग वेक्टर हैं जो एक्सप्रेस नहीं करते? जैसे बहुत सिंपल है, जैसे बैक्टीरियोफेज है मान लो, तो बैक्टीरियोफेज एक क्लोनिंग वेक्टर है ना, तो बैक्टीरियोफेज के डीएनए पर जब आपने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच किया था, तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट ने बैक्टीरियोफेज में खुद को एक्सप्रेस किया क्या? कोई प्रोडक्ट बनाया क्या? या चलो ठीक है, हाँ तो ये वैसे भी नहीं कर सकता क्योंकि ये एक वायरस है, ठीक है. तो लेकिन यही रीज़न है कि इसके पास इसकी मशीनरी नहीं थी तो इसने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया ना इसमें. तो या फिर आप जैसे देख लो रेट्रोवायरस, तो रेट्रोवायरस में जब आपने ऐड किया जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर क्या करेगा? ये रेट्रोवायरस या बैक्टीरियोफेज इन डीएनए के पीसेस को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है. जैसे ये होस्ट सेल है, इसके लिए बैक्टीरिया, इनके लिए होस्ट सेल हो सकती है प्लांट सेल या एनिमल सेल, ठीक है. बट ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इस केस में ये क्लोनिंग वेक्टर्स एक्सप्रेशन वेक्टर का भी काम करें, कि ये जो भी जीन आपने इसमें लिया है ये जीन कोई प्रोटीन यहाँ पर बनाए ही बनाए, ये कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी होस्ट सेल में ऐड कर सकते हैं. दे आर जस्ट यूजिंग फॉर ट्रांसफरिंग द फॉरेन जीन. तो इसलिए क्लोनिंग वेक्टर्स में जो हैं, तो ऐसे क्लोनिंग वेक्टर जिसमें क्या होगा? क्लोन्ड जीन होस्ट में जाकर खुद को एक्सप्रेस करे, उसी होस्ट सेल में खुद को एक्सप्रेस करे, तो वो कहलाते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर्स. तो मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या बच्चों कि ऑल एक्सप्रेशन वेक्टर्स आर क्लोनिंग वेक्टर? यस, बट ऑल क्लोनिंग वेक्टर्स आर नॉट एक्सप्रेशन वेक्टर्स. सिंपल, क्लियर? लिख लें हम इन पॉइंट्स को. आपसे इस पे बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना ही नीट में कोई बहुत एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी चीज़ आएगी. सिर्फ सिंपली आपको इतना सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या होते हैं. एक तो ये, तो एक्सप्रेशन वेक्टर इट इज़ अ स्पेशल क्लोनिंग वेक्टर. ये एक तरीके के क्लोनिंग वेक्टर ही हैं, स्पेशल क्लोनिंग वेक्टर which are designed to allow expression of, expression मतलब transcription and translation, ठीक है. तो which are designed to allow expression of gene of interest, जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने ऐड किया है ना, एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट सेल. वो होस्ट सेल में कोई प्रोडक्ट बनाकर आपको अगर दे रहा है ना,
तो ही आप उसको एक्सप्रेशन वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो आई कैन से ऑल एक्सप्रेशन वेक्टर्स आर क्लोनिंग वेक्टर्स, हाँ, बट नॉट वाइस वर्सा। यस और नो? क्लियर? इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए नीट में, चूज करिए। और एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं हम, जिससे आपको ध्यान रहेगा एक्चुअल डिफरेंस क्या है इन दोनों में, क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या बताया मैंने आपको? क्लोनिंग वेक्टर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ फॉरेन जीन, सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, टू इंट्रोड्यूस अ फॉरेन जीन, ठीक है। जबकि एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करता है? इंट्रोड्यूस एज वेल एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन, एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन। और एक बात बताओ मुझे, ये खुद को एक्सप्रेस तभी कर पाएगा ना ये जीन, फॉरेन जीन, जब ये फॉरेन जीन में क्या होना चाहिए? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी होनी चाहिए। मतलब जो होता है ना प्रमोटर, टर्मिनेटर, इस तरह की सीक्वेंसेस इस पर प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी ये कोई फंक्शनल प्रोडक्ट बना पाएगा, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन, और यही इसी में लिख देते हैं हम अलग से, या चलो अलग से पॉइंट बना देते हैं कि जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं उनमें दे हैव ओराई, रेस्ट्रिक्शन साइट एंड सेलेक्टेबल मार्कर्स। ये पढ़ा था हमने, की फीचर है क्लोनिंग वेक्टर के। तो क्योंकि ये क्लोनिंग वेक्टर है, ये भी एक तरह का क्लोनिंग वेक्टर है, तो ये तो होंगे ही, प्लस इसमें फंक्शनल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी होनी चाहिए। ऑल्सो हैव फंक्शनल, ऑल्सो लिख दिया मैंने, ध्यान रखना, तो ये तो है ही, ऑल्सो हैव फंक्शनल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है, क्लियर। और एग्जाम्पल हो गए क्लोनिंग वेक्टर के, एग्जाम्पल तो आप इतने सारे पढ़ ही चुके हैं, प्लाज्मिड्स, फेज डीएनए, रेट्रोवायरस, कॉस्मिड, फेजमिड, है ना, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एक्सेट्रा। और एक्सप्रेशन वेक्टर में मोस्टली प्लाज्मिड्स, इनका कोई मॉडिफाइड फॉर्म या प्लाज्मिड खुद, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द एक्सप्रेशन वेक्टर। बस इतना थोड़ा सा बहुत एक्सप्रेशन वेक्टर में आप ध्यान रख लें, अगर रख सकें तो, वरना जो बाकी हमने पढ़ा है क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारी ये क्लोनिंग वेक्टर्स की सीरीज़ खत्म होती है बच्चों। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल, जो भी कोर्स में है आपके, ऑल क्लोनिंग वेक्टर्स इन अ वेरी गुड वे, ठीक है। अब आप लोगों के पास उसके बहुत अच्छे नोट्स भी हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ गए हैं, बट ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की और एक बार पूरे टॉपिक को खुद से पढ़ के ढंग से अंडरस्टैंड नहीं किया तो, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो जो सिनैप्स अभी बनने लगे हैं आपके ब्रेन में वो स्ट्रांग हो जाएंगे, और जब तक आप नीट क्रैक नहीं कर लेते तब तक तो एटलीस्ट आपका साथ देंगे ही। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा टाइम तक ये मेमोरी सिनैप्स आपके ब्रेन में बने रहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टूल ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी। क्लोनिंग वेक्टर्स के बाद हमें कौन सा टूल डिस्कस करना है बच्चों? कुछ मेथड्स डिस्कस करने हैं जिनके हेल्प से हम DNA को होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक तो आपने पढ़ ही लिया, वेक्टर इज ऑल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस द DNA, पर वेक्टर के अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, जहाँ पे बिना वेक्टर के, जैसे जीन गन मेथड, माइक्रो इंजेक्शन मेथड, बिना वेक्टर के आप डायरेक्टली उस पीस ऑफ DNA को होस्ट सेल में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मेथड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक।